तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहां पर एक अमेरिकन पायलट का प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी उसके साथ साथ वहां एक दूसरा प्लेन भी क्रैश हो जाता है जो कि एक जापानीज पायलट का होता है। अब क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और भागते भागते जंगल को पार करके एक ऊंची सी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पहुंचकर भी ये दोनों लड़ने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं कि अब ये देखते हैं एक बड़े से जाइंट क्रिएचर को जो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इतने बड़े जाइंट क्रिएचर को देखकर ये दोनों भी लड़ना भूल जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ पहले इन्होंने कभी नहीं देखा था। अब इन दोनों के साथ क्या होता है ये हम देखें। इससे पहले ही सीन शिफ्ट होता है सीधा 1973 में, जहां हमें बिल रैंडा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मोनार्क है उसका हेड होता है। वो सेनेटर विलीज के पास आकर एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो सेनेटर को एक आइलैंड का मैप दिखाता है जो कि साउथ पैसिफिक में मौजूद है, जो दुनिया के नक्शे में कहीं भी नहीं है। इसका जिक्र सिर्फ प्राचीन कथाओं में होता आया है और इसका नाम है स्कल आइलैंड, एक ऐसी जगह जिसको ईश्वर ने अधूरा छोड़ दिया। यहाँ से गुजरने वाले हर एक शिप और प्लेन का नामो निशान मिट जाता है। ये जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। वो सेनेटर को ये भी बताता है कि सन 1954 में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं थे, वो किसी को मारना चाहते थे। ये आइलैंड हमारी सोच से भी परे है सेनेटर। बिल इतना सब कुछ बताकर सेनेटर से इस आइलैंड पर जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन सेनेटर उसको मना कर देता है। पर अब सेनेटर को ब्रुक्स बताता है कि कल रात को एक रशियन सैटेलाइट उस इलाके से गुजरेगा और अगले 3 दिनों में उनके पास भी वही तस्वीरें होंगी जो हमारे पास है। ये सुनकर अब सेनेटर इन्हें परमिशन दे देता है। बिल सेनेटर से आर्मी के कुछ जवान को अपने साथ ले जाने की भी परमिशन मांगता है। जिसके बाद हमें एक कर्नल पैकर्ड को दिखाया जाता है जिसको जनरल वॉर्ड का कॉल आता है। वो पैकर्ड को अपने कुछ जवानों के साथ उसी स्कल आइलैंड पर जाने के मिशन के बारे में बताता है। अब बिल को अपने साथ कुछ अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट चाहिए थे तो वो उनकी तलाश में निकल जाता है और यहाँ वो एक ट्रैकर के पास आता है जो कि रास्तों को ढूंढने में माहिर था। इसका नाम था जेम्स कॉनार्ड। बिल जेम्स को इस मिशन पर चलने के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन जेम्स बिल द्वारा दी गई रकम का 5 गुना मांगता है और वो ये भी कहता है कि अगर वो जिंदा लौटेगा तो उसे बोनस भी चाहिए। अब बिल जेम्स की बात मान जाता है। अब हमें एक फोटोग्राफर लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेसन बीबर। उसको भी उस आइलैंड पर जाने के लिए कॉल आता है। अब ये पूरी टीम उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाती है और शिप पर एक फील्ड सुपरवाइजर विक्टर निएवेस इन सभी को उस आइलैंड के मिशन के बारे में कुछ बातें बताता है कि सबसे पहले हम उस आइलैंड की जमीन पर कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डालेंगे और जब वो फटेंगे तो हम वहाँ होने वाली हलचल को नोटिस कर पाएंगे। अब इस 1973 की शिप पर पूरी टीम होती है और सभी अपनी मस्ती में होते हैं। मेसन इन सभी की तस्वीरें ले रही होती है। अब आगे बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है जिसकी वजह से विक्टर शिप को वापस मोड़ने को कहता है, लेकिन बिल को ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा तो वो कर्नल पैकर्ड से हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से आगे चलने को कहता है। अब पैकर्ड भी बिल को मना नहीं करता और वो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर उस तूफान में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद वहाँ काफी तेज बिजली चमक रही होती है और इनको काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग उस तूफान को पार कर ही लेते हैं और उसके पार अब ये देखते हैं खूबसूरत से आइलैंड को जैसा कि इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नीचे गिराने लगते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एक तरह के बॉम्ब ही थे जिनसे इन्हें ये पता चलता है कि इस आइलैंड की जमीन खोखली है। ये इस आइलैंड पर इसी तरह के बॉम्ब गिरा रहे होते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा पेड़ हवा में उड़ता हुआ आता है और एक हेलीकॉप्टर में आकर घुस जाता है जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट क्रिएचर खड़ा होता है और ये क्रिएचर इतना बड़ा होता है कि उसके सामने हेलीकॉप्टर खिलौने लगते हैं। ये सभी लोग अब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे वो क्रिएचर गुस्से में आ जाता है और एक एक करके लगभग इनके सारे हेलीकॉप्टर तोड़ने लगता है। अब पैकर्ड उस क्रिएचर को ऐसा करते थे काफी गुस्से में था तो फिलहाल वो इस हादसे में जितने भी लोग बच पाए थे उनको ढूंढने लगता है और वो बिल के पास आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे इस आइलैंड की सच्चाई के बारे में पूछने लगता है। तो बिल उसे बताता है कि 30 साल पहले लॉटन नाम का एक शिप था जो कि लापता हो गया था। उस शिप पर 1000 लोग थे और उनमें से सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया। सभी को बताया गया कि शिप डूब गया, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैंने एक बेरहम राक्षस देखा और उसी ने उस शिप को डुबोया था। मैं पिछले 30 सालों से ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि राक्षस होते हैं। इंसानों से पहले धरती पर उन्हीं का राज था। अगर अब भी हम चुप रहे तो वो ये धरती हमसे वापस ले लेंगे और इंसानों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं बचेगी। अब आखिर में बिल पैकर्ड से ये भी कहता है कि हमें घर पहुँचाओ सबूत के साथ ताकि आर्मी को यहाँ भेजकर इन राक्षसों का सफाया किया जा सके। अब यहाँ पैकर्ड को भी लगने लगता है कि बिल गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और बाकी आधी टीम को दिखाया जाता है। जेम्स इन सबसे कहता है कि हमें नदी के किनारे किनारे होकर समुद्र तक पहुँचना होगा। वहाँ पर हमारा शिप 3 दिनों तक रहेगा। हम किसी तरह से सिग्नल भेजेंगे ताकि वो हमें यहाँ से सुरक्षित निकाल लें। और अब जब ये नदी के पास से गुजर रहे होते हैं तो पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सांड बाहर निकलता है जिसे देखकर ये सब लोग हैरान हो जाते हैं। स्लिप को सांड पर गन तान लेता है, लेकिन जेम्स उसे गोली न चलाने और सभी को ना हिलने को कहता है। अब इन लोगों के किसी भी तरह की मूवमेंट ना करने पर वो सांड वापस लौट जाता है। अब इनके आगे जाने पर ये लोग एक खंडर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और अगले ही पल काफी सारे आदिवासी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब अपने बचाव के लिए ये लोग भी उन पर गन तान लेते हैं, पर इससे पहले कि ये समझ पाते कि इन्हें क्या करना है, यहाँ
जहाँ पर हैंक आ जाता है। हैंक वही यूएस एयरफोर्स पायलट है जिसका प्लेन आज से 28 साल 11 महीने पहले जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था इस आइलैंड पर क्रैश हुआ था। वो इन सभी को गन नीचे करने को कहता है कि कबीले वाले इन्हें कुछ नहीं करेंगे। उधर पैकर्ड भी अपने सोल्जर्स के साथ बांस के एक जंगल से गुजर रहा होता है तो इनके एक सिपाही के मुंह में कुछ घुसा हुआ होता है। जब ये लोग उस चीज को देखने के लिए अपनी नजर ऊपर घुमाते हैं तो वो एक बड़ी सी मकड़ी होती है जिसने अपनी एक टांग को सिपाही के मुंह में घुसाकर उसको मार दिया था। ये लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये लोग उस पर हमला करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बांस है और कौन सी मकड़ी की टांगे हैं, पर बाद में कर्नल पैकर्ड उस मकड़ी को मार डालते हैं। अब हमें एक सोल्जर जैक चैपमैन को दिखाया जाता है जो कि पूरी टीम से अलग बिछड़ चुका था। वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर खड़ा होता है कि तभी वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है जिसको देखकर चैपमैन एक चट्टान के पीछे जाकर छिप जाता है। अब वो देखता है कि जब वो क्रिएचर नदी में पानी पी रहा होता है तभी एक बड़ा सा ऑक्टोपस उस क्रिएचर पर हमला कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उस ऑक्टोपस को मार डालता है और उसको नूडल्स की तरह खा जाता है। अब उधर हैंक जेम्स और उसके साथियों को आदिवासियों की बस्ती में ले आता है जहाँ पर एक बहुत पुराना शिप भी होता है। हैंक बताता है कि ये शिप मेरे यहाँ आने से 10 साल पहले आया था। अब ये सभी लोग शिप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ये पत्थरों पर बनी कुछ कलाकृतियों को देखते हैं। यहाँ पर उस जाइंट क्रिएचर की भी काफी सारी कलाकृतियां बनी होती हैं। इसके बाद हैंक इन्हें बताता है कि जिस क्रिएचर ने तुम पर हमला किया उसका नाम कॉन्ग है। वो इस आइलैंड का राजा है। वो यहाँ पर सभी की सुरक्षा करता है, लेकिन यहाँ जमीन के नीचे कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि छिपकली जैसे दिखते हैं। उन्हें मैं स्कल क्रॉलर कहता हूँ। कॉन्ग छोटी वाली छिपकलियों को ही हैंडल कर पाता है और उन सभी छिपकलियों में एक छिपकली इतनी बड़ी है जो कि कॉन्ग के पूरे परिवार और पूरी जाति को खा गई। और कॉन्ग अपनी जाति का आखिरी बचा हुआ है जो अभी भी बढ़ रहा है और उसे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्ग चला गया तो वो बड़ी वाली छिपकली ऊपर आ जाएगी और उस वक्त कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा नसीब अच्छा था जब कॉन्ग वहां पहुंच गया, वरना तुम्हारे बॉम्ब गिराने की वजह से जो छिपकलियां बाहर आई थी वो तुम सबको मार डालती। अब जेम्स हैंक को बताता है कि 3 दिनों में हमें आइलैंड के दूसरे छोर तक पहुंचना है जहाँ पर समंदर में हमारा शिप हमारा इंतजार कर रहा है। हैंक इनसे कहता है कि तुम ऐसे वहाँ 3 दिन तो क्या 30 दिनों में भी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन मेरे पास एक बोट है जिसको थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। तो ये सभी मिलकर उस बोट को फिक्स करने में लग जाते हैं। उधर मेसन उन कबीलों के लोगों के साथ तस्वीरें लेने लगती है, मगर तस्वीरें लेते समय मेसन को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास आती है तो वो देखती है कि एक सांड क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ चीख रहा होता है। मेसन उसको हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा भारी होता है। पर तभी वहाँ कॉन्ग आकर उस सांड को आजाद करता है। अब मेसन कॉन्ग को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन कॉन्ग उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। अब हमें फिर से चैपमैन को दिखाया जाता है जहाँ वो एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ होता है, पर अचानक ही थोड़ी ही देर बाद वो पेड़ हिलने लगता है। दरअसल ये भी एक तरह का क्रिएचर होता है। चैपमैन इस क्रिएचर को देखकर इस पर फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद ये क्रिएचर तो यहाँ से चला जाता है, मगर चैपमैन के पीछे अब एक छिपकली आ जाती है और वो चैपमैन को मार देती है। अब अगली सुबह हैंक और ये सभी लोग मिलकर उस बोट को स्टार्ट कर लेते हैं, तो कबीले वाले भी यहाँ इकट्ठा होकर इन्हें अलविदा कहने आ जाते हैं। हैंक भी इन सभी को अलविदा कहता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें पैकेट की लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है, मगर तभी कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर इनकी बोट पर हमला कर देते हैं और वो विक्टर को उड़ाकर ले जाते हैं और उसे मार डालते हैं। जेम्स विक्टर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। तो अब ये लोग अपनी बोट को किनारे पर लगाते हैं और जंगल में बैठकर पैकेट का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद कर्नल पैकेट अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। अब जेम्स पैकेट से कहता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट के लिए निकलना चाहिए, मगर पैकेट अभी जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमारा एक सोल्जर अभी भी फंसा हुआ है और हम उसे साथ लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। उसका हेलीकॉप्टर वेस्ट में क्रैश हुआ था। तभी अचानक ही हैंक बोल पड़ता है कि हम वेस्ट नहीं जाएंगे, वो छिपकलियां वहीं तो रहती हैं। अगर वेस्ट गए तो समझो अंतिम यात्रा। अब मेसन भी पैकेट को वेस्ट जाने के लिए मना करती है, लेकिन अब पैकेट जेम्स को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारा काम रास्तों को ढूंढना है, चलो हमारी मदद करो। जेम्स पैकेट की मदद करने के लिए हाँ तो कर देता है, पर साथ ही ये भी कहता है कि अगर वहाँ जाने पर आपको सोल्जर नहीं मिला तो उसको और आगे ढूंढने के लिए कोई नहीं जाएगा, सभी को वापस लौटना होगा। पैकेट जेम्स की बात मान लेता है। फिर ये सभी लोग वेस्ट की ओर जाने लगते हैं। अब कुछ दूर आने पर ये लोग एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं और उस मैदान में काफी सारे कंकाल पड़े हुए थे। यहाँ ये कॉन्ग के माता पिता के कंकाल को भी देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। अब ये लोग उन कंकालों के बीच से होते हुए जाने लगते हैं, मगर यहाँ पर एक छिपकली आ जाती है जो बिल को खा जाती है। अब अपने हथियारों के दम पर ये लोग इस छिपकली को जैसे तैसे करके मार देते हैं। जेम्स को यहाँ एक खोपड़ी मिलती है जिसको उस छिपकली ने थोड़ी देर पहले ही उगला था। वो खोपड़ी उसी सोल्जर की थी जिसके लिए ये लोग यहाँ आए थे। अब ये सभी यहाँ से निकलकर एक और जंगल में आ जाते हैं। हैंक पैकेट को समझाते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक छिपकली थी जिसने हमारी वाट लगा दी और इस वक्त हम उनके इलाके में हैं, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर पैकेट कहता है कि मैं चैपमैन को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब जेम्स पैकेट को चैपमैन का बैच दिखाकर कहता है कि सॉरी कर्नल, पर आपका सोल्जर मर चुका है, लेकिन पैकेट कहता है कि मैं फिर भी वहाँ जाऊंगा। दरअसल पैकेट वहाँ सिर्फ हथियारों के लिए ही जा रहा था क्योंकि वो कॉन्ग को मारना चाहता था। तो जेम्स उसे बताता है कि चैपमैन को कॉन्ग ने नहीं मारा, लेकिन पैकेट उससे कहता है कि मेरे बाकी साथियों को तो उसी नहीं मारा, इसलिए मैं उस बंदर को मारूंगा। अब हैंक भी पैकेट से कहता है कि तुम कॉन्ग को
नहीं मार सकते। कॉन्ग यहाँ का भगवान है और वही उन छिपकलियों को जमीन से बाहर नहीं निकलने देता। पर अब इसी बात पर ये सभी लोग बहस करने लगते हैं और पैकर्ड थोड़ा भड़क जाता है। तो जेम्स उसे समझाते हुए कहता है कि ठीक है कर्नल, आप जाइए अपने जवानों के साथ हथियारों को लेने, पर मैं बाकी सिविलियंस को लेकर वापस बोट के पास जा रहा हूँ। हम आपका वहीं इंतजार करेंगे। पैकर्ड जेम्स की इस बात को मान जाता है और सोल्जर्स को ना चाहते हुए भी पैकर्ड के साथ जाना पड़ता है। अब ये लोग फिर से दो टुकड़ियों में बट जाते हैं। अब कुछ दूर जाने पर जेम्स के साथी रास्ता भटक जाते हैं। तो जेम्स ऊंचाई पर पहुंचकर नदी की दिशा को देखने के लिए जाने लगता है, मगर मेसन भी उसके साथ ही जाती है और बाकी लोग वहीं बैठकर उनके आने का वेट करते हैं। फिर कुछ देर बाद ही जेम्स और मेसन एक ऊंची सी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर सिर्फ धुआं ही धुआं होता है और उस धुएं में से बाहर आता है कॉन्ग, जिसको देखकर ये दोनों बिना किसी मूवमेंट के शांत खड़े रहते हैं। अब मेसन थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और कॉन्ग को छूती है, पर कॉन्ग उसे कुछ भी नहीं कहता, जिससे इन दोनों को भी कॉन्ग के स्वभाव का पता चल जाता है कि कॉन्ग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उधर पैकर्ड भी हथियारों तक पहुंच चुका था और वो पूरी तैयारी कर लेता है कॉन्ग को मारने की, जिसके बाद वो जंगल में आग लगा देता है, जो कि कॉन्ग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वो जेम्स और मेसन के पास से हटकर उस आग की तरफ जाने लगता है, जहाँ पैकर्ड पूरी तैयारी के साथ कॉन्ग का इंतजार कर रहा था। कॉन्ग जब पानी में होकर पैकर्ड के पास जाने लगता है तो पैकर्ड पानी में आग लगा देता है, क्योंकि उसने पहले से ही पानी में फ्यूल डाल रखा होता है। अब कॉन्ग जलने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब पैकर्ड कॉन्ग को उड़ाने के लिए बॉम्ब तैयार करने लगता है, पर तभी वहाँ जेम्स, मेसन और हैंक पहुंच जाते हैं। वो पैकर्ड को ऐसा करने से मना करते हैं, जिसके बाद पैकर्ड के सोल्जर्स भी अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पैकर्ड जो कर रहा है वो गलत है। कॉन्ग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब कुछ ही देर बाद ये लोग देखते हैं कि पानी के अंदर से बाहर आती है एक अजीब सी छिपकली। हैंक इन्हें बताता है कि यही है वो सबसे बड़ी छिपकली जो अब तक जमीन के अंदर थी, जिसको देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पैकर्ड तो यहीं मारा जाता है और कॉन्ग भी अब होश में आ चुका था और कॉन्ग और छिपकली में लड़ाई होने लगती है, जो कि सबसे घातक होती है, क्योंकि कॉन्ग का इस बड़ी छिपकली से कभी सामना नहीं हुआ था और अब तक सुबह भी हो चुकी थी। जेम्स और बाकी सोल्जर्स बोट को देखते हुए नदी के पास तक पहुंच जाते हैं, मगर तभी यहाँ वो बड़ी छिपकली भी पहुंच जाती है। तो एक कॉल नाम का सोल्जर बाकी सभी लोगों को यहाँ से निकलने को कहता है और खुद हाथ में बॉम्ब लेकर उस छिपकली के पास आने का इंतजार करने लगता है। और वो छिपकली कॉल के इरादे समझ जाती है और अपनी पूंछ से कॉल को उड़ाकर पहाड़ी में देकर मारती है, जिससे कॉल की वहीं मौत हो जाती है और उसने जो अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी देने का सोचा था वो भी बेकार जाती है। अब छिपकली का ध्यान इन बाकी लोगों पर जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एंट्री होती है कॉन्ग की, जो कि हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और उसे उस छिपकली के मुंह पर देकर मारता है, जिसके बाद इन दोनों में भीषण लड़ाई होने लगती है। और जो कि मेरा फेवरेट सीन है इस मूवी का, कॉन्ग एक पेड़ को उखाड़कर उसका भाला बनाता है और उसको भी तेजी से उस छिपकली के मुंह पर मारता है, और वो छिपकली जल्दी ही उस पेड़ के वार से संभल जाती है और वो अब कॉन्ग को एक पुराने जहाज की तरफ फेंक कर मारती है, और उस जहाज में पड़ी जंजीरों में कॉन्ग फंस जाता है और उठ नहीं पाता। मौका देखकर वो छिपकली कॉन्ग के सीने पर आकर खड़ी हो जाती है। अब कॉन्ग को फंसा देखकर ब्रुक्स मशीन गन द्वारा छिपकली पर गोलियां चलाने लगता है, जो कि उनकी बोट पर ही थी, जिससे उस छिपकली का ध्यान बढ़ जाता है और वो अब उनकी बोट की तरफ बढ़ने लगती है। इसी बीच मेसन, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर अपने दोस्तों को सिग्नल देने के लिए चढ़ी हुई थी, वो एक रेड शॉट से उस छिपकली पर वार करती है, जिससे वो छिपकली और उलझ जाती है। और अब इसी दौरान कॉन्ग भी अपने आप को उन जंजीरों से आजाद कर लेता है। कॉन्ग देखता है कि एक जंजीर के साथ वाटर फैन लगा होता है, तो वो उसी को घुमाकर उस छिपकली की ओर फेंक कर मारता है, जिससे वो छिपकली थोड़ी घायल हो जाती है। अब इन दोनों की इसी लड़ाई के बीच मेसन पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। कॉन्ग मेसन को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देख लेता है, तो वो जल्दी उस छिपकली के गले पर उस फैन के ब्लेड से वार करता है और उसको मार डालता है। और कॉन्ग मेसन के सतह पर टिकने से पहले ही उसको पानी से बाहर निकाल लेता है। कॉन्ग मेसन को देखने लगता है कि तभी वो छिपकली फिर से जिंदा हो जाती है और जिस हाथ में कॉन्ग ने मेसन को पकड़ रखा था, वो छिपकली कॉन्ग के उसी हाथ को अपने मुंह में दबा लेती है। लेकिन कॉन्ग अब अपने हाथ के साथ साथ उस छिपकली के अंदर का सारा सामान बाहर निकाल लेता है और उसको मार देता है। फिर सेफली मेसन को नदी के किनारे पर रखता है और चला जाता है। यहाँ मेसन के पास जेम्स भी आ जाता है और उसको होश में लाता है। फिर ये दोनों भी कॉन्ग को यहाँ से जाता हुआ देखते हैं। फिर ये सभी लोग बोट में सवार होकर यहाँ से जाने लगते हैं। जेम्स इन सभी से कहता है कि ये जगह बदल जाएगी, जब ये खबर फैलेगी तो लोग यहाँ आएंगे और इस खूबसूरत से आइलैंड को तबाह कर देंगे, हमेशा ऐसा होता है। तो मेसन जेम्स को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब अगले सीन में हमें हैंक को दिखाया जाता है, जहाँ घर वापस आकर वो अपनी बीवी और अपने बेटे से मिलता है। फिर हमें जेम्स और मेसन को दिखाया जाता है, जिनको पूछताछ के लिए रोक रखा होता है, यानी उस आइलैंड की बात अब राज नहीं रही थी। अब कुछ देर बाद ब्रुक्स और सैनलिन इन दोनों के पास आते हैं। ब्रुक्स जेम्स और मेसन को बताता है कि वो आइलैंड सिर्फ शुरुआत है, वहाँ काफी कुछ है और ये धरती ये हमारी कभी थी ही नहीं, ये उन्हीं की थी। कॉन्ग अकेला किंग नहीं है, उसके जैसे और भी जायंट्स हैं। वो उसे गोडजिला, गिदोरा, मोथरा और रोदन के बारे में बताता है। अब ये सब देखकर जेम्स और मेसन हैरान हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जल्दी इस सीरीज की नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।